ये नैरेटिव भी है, हो सकता है कि जॉर्ज सोरोस जो लेफ्ट विंग के ऊपर, लेफ्ट लिबरल्स के ऊपर बहुत आरोप लगता है फिरोज भाई, इस पर भी थोड़ा पर्दादारी ना हो, इसलिए मैंने ये शुरू किया है ये कार्यक्रम कि लोग इसको समझें। लेफ्ट विंग तो डायरेक्ट हैंड इन ग्लोब है, डायरेक्ट हैंड इन ग्लोब है। सोरोस की वो तारीफ करते हैं, नहीं देखो, ओबामा गैंग है उसको वो तारीफ कर रहे हैं। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है, अभी देखिए इन्होंने बाइडेन ने अभी अजय बांगा को वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन बना दिया है। अब ये भी पिक एंड चूज है, ये उन्हीं को एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन बनते हैं और बिल गेट्स भारत के दौरे पर आ जाते हैं। ये पूरी हॉबनॉबिंग होगी कि कैसे किसको फंड किया जाए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो अभी मैं एक थोड़ा सा हैरान था कि कोविड के ऊपर में जो जयशंकर जी का बयान था उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बाकी चीज पर मैं इत्तेफाक रखता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है उनको भी सोरोस फंड कर रहा है, क्या इसके एविडेंस हैं? और ये जो पंजाब में जो कुछ भी हुआ, मुझे तो लगता है उसमें डायरेक्ट हाथ हो सकता है जॉर्ज सोरोस का। जॉर्ज सोरोस या कैनेडियन, मतलब बेसिकली व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ कि किस प्रकार से भारत को वेस्टर्न हेमिस्फीयर के सरकारों के साथ साम्राज्यवादी ताकतों से पूरा उसका रिश्ता बने, इसलिए जब IMF का भी चीफ वो बनता है और अलग अलग तरीके से हम लोग पे प्रेशर आने वाला है और कुछ चॉकलेट और वगैरह भी दिए जा रहे हैं। सी द पॉइंट इज के एट द वैक्सीन मोमेंट, कोविड, लॉकडाउन, एवरीथिंग, आई कम फ्रॉम अ गांधीयन सोशलिस्ट लेफ्ट फुल एम्बेडकर बैकग्राउंड, तो हम कुछ लोगों में से थे और कुछ लेफ्ट भी लोग थे जो समझ रहे थे चीजों को, ऐसा नहीं, मगर वो हैंडफुल लोग थे। मेरा मानना है कि बहुत सारे एनजीओज नहीं समझते जॉर्ज सोरोस और बिल गेट्स के मामले को, उनको फिलैंथ्रोपिस्ट वाला मामला लगता है कि भारत में कोई विप्रो वाला हसन प्रेम, क्या उसका नाम, अजीम प्रेमजी टाइप लोग है, टाटा टाइप लोग है, वो कुछ कर रहे हैं अच्छा, मगर ये गैंग अलग है। बिल गेट्स सोरोस का एजेंडा अलग है, उनका ग्लोबल गवर्नमेंट का एजेंडा है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ओके, दूसरा है कि आपके माध्यम से आई थिंक लेफ्ट हो राइट हो जो भी हो, हम लोग का काम है सबको एडुकेट करना और जो नहीं समझता है उनको उन पे आक्रमण करना कि यू ऑल हैव टू नाउ अंडरस्टैंड दिस एंटायर मैटर। क्योंकि लेफ्ट ने इतना एक सिंपल ये बना दिया था कि अगर आपने वैक्सीन का विरोध किया, अगर आपने फौजी के बारे में सवाल किया तो आप ट्रंप की लाइन ले रहे हो। कितनी मूर्खता वाली बात थी। ओके, सो द पॉइंट इज इट इज टेकन टाइम, मगर मैं जिन लेफ्ट फोर्सेस के साथ काम करता हूं वो देश के प्रति ईमानदार है, आजादी के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, तो वो परिवारों के साथ, वो आम कार्यकर्ता के साथ, मगर शिक्षण का, क्योंकि आम कार्यकर्ता जो दिक्कत है कि आम कार्यकर्ता इंटरनेशनल अफेयर्स को देख नहीं रहा है। हम जैसे कोई लोग थे बोले कि इंटरनेशनल लिंकेजेस समझो भाई, नहीं तो हम लोग यहाँ क्या हो रहा है वो, क्योंकि उनके तो तार है, उनके तो सूत्र है और हम लोग यही अपने ग्राउंड पे काम करते रहेंगे, हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअली जाल क्या है। बढ़िया, बहुत बढ़िया बात, आप एकदम सही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि लेफ्ट में बहुत अच्छे राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं। जैसे कि राइट विंगर अगर वो कहता है कि हम ही राष्ट्रवादी हैं, बिल्कुल ये मानने की योग्य बात नहीं है। कांग्रेस में दोनों साइड पे, दोनों साइड, सब जगह है, राइट विंग में भी राष्ट्रवादी हैं। ये सारे राष्ट्रवादी, अगर उनको सोचना पड़ेगा, ये सोरोस आपका जो स्क्रिप्ट लिख रहा है आपकी तबाही का, या जो दूसरे लोग हैं, गेट्स गैंग है और जो बाइडेन गैंग है, वो जो स्क्रिप्ट लिख रहा है, तो ये नहीं चलेगा जयशंकर साहब। मैं एक तरफ आपकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन ये नहीं चलेगा जयशंकर साहब की एक तरफ तो आप कहें कि जॉर्ज सोरोस रिच मैन, ओपिनिएटेड एंड डेंजरस, एंड एट द सेम टाइम आप वैक्सीन लॉबी का समर्थन करने लगे। और या तो आपको जानकारी नहीं है, आपने फैक्ट्स नहीं लिए। साइंटिफिक फैक्ट्स अगर आप ले लेते, हम लोगों से ले लेते, या हमारे जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे ले लेते, शायद आपका ये ओपिनियन नहीं होता। तो क्या आप बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे इस सरकार को फिरोज भाई कि शायद इनकी सूचना नहीं हो, और अगर हम लोग एडुकेट करें, हमको समझाएं कि ये सोरोस और गेट्स गैंग से बाहर निकलिए, ये बराक ओबामा और क्लिंटन कबाल से बाहर निकलिए, नहीं तो आप तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और राइट विंग के जो लोग हैं, जो उनसे एसोसिएटेड हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको भी चेतने की आवश्यकता है। यस यस, देखिए मैं तो कोई भी जो टॉप पॉलिटिकल लीडर है देश के, मैं किसी को भी सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हूं कि आपको पता नहीं, बर्फ से पता है आपको। अडार पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट, बायोटेक, फाइजर, जो भी आप बोलो, सबका कोई ना कोई लिंकेजेस है, सबको पैसे मिल रहे हैं। दे आर नॉट स्टूपिड, वो लोग जनता के अंदर रहते हैं, उनको पता है। तो इसमें तो चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग एनीबॉडी अ क्लीन चिट। द पॉइंट इज के मेरा बोलना है कि इस देश को समझने के हमारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं,
देश के इतिहास को समझने भी, मगर एक संवाद होना चाहिए, जैसे पार्लियामेंट समाज होता है, संवाद होता है, समाज में संवाद होना चाहिए और इसमें से एक रास्ता बनेगा। कभी भी संवाद के रास्ते हमारे बंद नहीं होने चाहिए। आज हिंदू मुसलमानों के बीच का जो सवाल है, और खास करके जो इंटेलेक्चुअल तबका है ये दोनों समाजों में खास करके, क्योंकि मगर बहुत जरूरी है कि मिलकर हम लोग एक रास्ता बनाएं, ताकि जो बाहर की ताकतें अभी भारत को घेर रही है, और वो भी रशिया, पोस्ट यूक्रेन रशिया वॉर में, ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है वेस्टर्न वर्ल्ड का, इंडिया को वहां पुल करने के लिए। ओके, सो वी आर एट अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, एंड आई थैंक यू अगेन बिकॉज यू आर टॉकिंग अ लाइन विच इज बेसिकली अ नेशनलिस्ट लाइन, कि ये देश की अखंडता तभी बनेगी रहेगी जब देश के लोग एक होंगे, और देश के लोग, हम लोग के अंतर्विरोध हो सकता है मगर दिल हमारे दूर ना हो, ये बहुत जरूरी है। अब फिरोज भाई, मैं ये कह रहा, जब आप सीरिया गए जी, और तब का सीरिया, आज का सीरिया, सोरोस की उसमें भूमिका, या लीबिया को जैसे बर्बाद किया, सीरिया को जैसे बर्बाद किया, और उसमें एक इस्लामिक टेररिज्म का एक पूरा क्योस बनाया गया, पूरी दुनिया में हुआ, उसमें थोड़ी बहुत भूमिका भी होगी कुछ फंडामेंटलिस्ट तत्वों की, और वो कॉम्पैटिबल नॉन कॉम्पैटिबल का विषय नहीं है। लेकिन अभी सवाल ये है कि ये जो बनाया गया, तो आपने क्या महसूस किया उस वक्त जब आप सीरिया गए थे? तो देखो, मैं सीरिया 2010-11 में गया था, तब महसूस किया था कि डेमोक्रेसी की कमी है, ठीक है। मगर 2011 में जब ये पूरा सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग शुरू हुआ, वहां, तो सीरियन गवर्नमेंट ने बहुत समझदारी से दे आस्क फॉर रिफॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने उसके एक पॉलिटिकल उत्तर दिया कि ठीक है, कमियां है, एक नया संविधान बनाते हैं। और वो संविधान में सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात आई कि जो बाथ पार्टी का एक क्लेम था कि वी आर लीडिंग द रेवोल्यूशन, उन्होंने वो आर्टिकल 8 को हटा दिया कि वी आर नॉट क्लेमिंग दैट वी आर द ओनली द राइटफुल, कि ये पूरे देश की सत्ता हमारे हाथ में है, वैसी कोई बात नहीं है। तो मीडिया को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर बहुत सारी चीजें वो बदली। और इनफैक्ट अरब वर्ल्ड में जो लीडरशिप थी, जो कमेटी गई थी वहां, उन्होंने यही कहा कि एक पॉलिटिकल डायलॉग का प्रोसेस चल रहा है, वो हो जाने दो, इसमें वॉर मत कराइए। मगर कतर, सऊदी, तुर्की, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन का एजेंडा ही अलग था, उनको सत्ता परिवर्तन करनी थी। दे वांटेड असद आउट, दे वांटेड द सेक्युलर स्टेट टू एंड, और एक इस्लामिक राष्ट्र बनने की पूरी उनकी बात थी। तो उसमें सबसे बड़ा हथियार उनका बना मुस्लिम ब्रदरहुड, जो यहाँ जमाती इस्लामी बोलते हैं, वहां मुस्लिम ब्रदरहुड बनी। और मगर आप सोचो कि 20 लोग की कैबिनेट है बशर असद की, 99% उसमें सुन्नी है, वो अकेला एक शिया था। उसको 2 हफ्ते में निकाल के वो लोग बाहर फेंक सकते थे, मगर वो लीडरशिप ने किया नहीं। कतर पैसा देने के लिए तैयार, सऊदी एक भी सीरियन लीडर बिका नहीं जो टॉप लीडरशिप है, वो अनबिलीवेबल था। और उनके फॉरेन मिनिस्टर वलीद मौलाम को मैं दिल्ली में भी मिला था। सीरिया की और एक खास बात कि मैं उनके लोगों से बात करता था, मगर ये पता नहीं चलता था कि कौन मुस्लिम और कौन क्रिश्चियन है। हमारे देश में तो हम लोग 5 मिनट के अंदर गोत्र तक भी पहुंच जाते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। मगर सीरिया में राष्ट्रवाद इतना स्ट्रॉन्ग था। और मैं और जतिन देसाई पत्रकार, हम लोग वापस एयरपोर्ट जा रहे थे, एक टैक्सी ड्राइवर हमको बोला कि हमारा इतिहास 10,000 साल का है, हम लोग इसको भी पार कर लेंगे। एक टैक्सी ड्राइवर उसके सिविलाइजेशन को समझ रहा था। ओके, नाउ द पॉइंट इज व्हाट दे डिड इन सीरिया, कि 80 देशों के आतंकवादी, एक किताब है वीजास फॉर अल-कायदा, मैं उसके लेखक को मिल चुका हूं, एक अमेरिकन मतलब फॉरेन सर्विस में काम करते थे, कि किस प्रकार से दुनिया भर के आतंकवादी को पहले वो लोग सऊदी लाते थे, और जेड्डा से उनको वीजा स्टैम्प मिलती थी अमेरिका जाने के लिए, और फिर वो लोग अमेरिका से वापस उनको अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग के लिए जाते थे, और फिर वहां उनको अलग अलग देशों में भेजते थे जहां उनको पूरा रेजिम चेंज या जो भी करना था, सत्ता परिवर्तन करनी थी। तो सीरिया में वो लोगों ने क्या किया, बेसिकली ये तेल और पाइपलाइन का सवाल था। मैंने पिछले बार भी किया था कि जो एक पाइपलाइन है जो सऊदी चाहती थी, जो कतर, सीरिया, वहां से जॉर्डन होकर सीरिया टू टर्की टू यूरोप की बात थी, और दूसरा ईरान, इराक, रशिया वाली पाइपलाइन थी जो सीरिया जाती है। तो सीरिया को जरा भी भरोसा नहीं था, क्योंकि आप याद कीजिए कि जब वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमला किया था इराक पे, क्या वो 1990 वाली जंग हो, 1991 वाली, या बाद में 2002 या 2003 में, तो सीरिया अकेला अरब देश था जिससे इराक पे हमला नहीं किया था, अलॉन्ग विद द वेस्टर्न अलायंस। तो सीरिया अरब राष्ट्रवाद का बहुत ही क्लियर कट, एक मॉडर्न सेक्युलर स्टेट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है, उनको वो खत्म करना था। सो द पॉइंट इज के व्हाट दे डिड इज के लिबिया को पहले बर्बाद किया, नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया,
नीचे से सब अलकायदा और आईएसआईएस और वो सब गए, 6 महीने के अंदर लिबिया खत्म। फिर वो सबको उन्होंने तुर्की लाए, तुर्की में वो कैंप्स सेटअप किए जो MI ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस चलाती थी, MI5 MI6 मोसाद CIA वही पैसे बांटते थे, वही हथियार देते थे, वही ट्रेनिंग देते थे। एक लेबनीज अमेरिकन जर्नलिस्ट है सेरिना शिम, उसने उस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी एंड शी वाज मर्डर्ड इन टर्की फॉर दैट मैटर। सेरिना शिम की कभी डॉक्यूमेंट्री को देखनी चाहिए। तो सीरिया एक छोटा देश, 2.5 करोड़ की आबादी, जॉर्डन से आतंकवादी, लेबनान से आतंकवादी, तुर्की से आतंकवादी किस हद तक झेल सकते? बाद में लेबनीज हिजबुल्ला आया, ईरान आया, उनसे भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। फाइनली ईरान ने रशिया को उतारा 2015 में और उससे बातें बदलने लगी, क्योंकि रशिया का एक सोवियत रूस का एक पोर्ट बचा था टार्टूस में, नॉर्दर्न सीरिया में। तो ईरान ने बोला भाई आप लोग का है, आप उसको संभालिए। ओके, सो रशिया का उतरने के बाद, इसलिए सीरिया का वॉर एक टर्निंग पॉइंट है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए। ओके, कि वो वॉर कौन जीतेगा वो तय करेगा कि दुनिया किस दिशा में जाएगी। वो वॉर के आगे का एक्सटेंशन आज यूक्रेन में हो चुका है।